सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमारा आज का विषय है ध्रुव स्वामिनी नाटक के मुख्य पात्र चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण। चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है। इसकी सभी घटनाएं इतिहास सम्मत हैं और यह सत्य पर आधारित घटनाओं पर लिखा गया एक प्रमुख नाटक है। ध्रुव स्वामिनी तथा चंद्रगुप्त के जीवन वृत्त को वर्णित करने वाला एक ऐतिहासिक नाटक, जिसमें चंद्रगुप्त के शौर्य, बल, पराक्रम, साहस, धैर्य आदि का वर्णन किया गया है। इस वीडियो में आज हम चंद्रगुप्त के चरित्र चित्रण का वर्णन करेंगे। चंद्रगुप्त आर्य समुद्रगुप्त का द्वितीय पुत्र था। महान सम्राट समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त उनका ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन वो विलासी, अयोग्य, कायर था तथा द्वितीय पुत्र चंद्रगुप्त वीर, साहसी, पराक्रमी, स्वाभिमानी और एक दयालु युवक था। इसलिए आर्य समुद्रगुप्त ने अपने शासन का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को घोषित किया था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद षड्यंत्रों से, राजनीतिक प्रपंचों से, छल कपट से रामगुप्त स्वयं राजा बन गया और चंद्रगुप्त से उनकी वाग्दत्ता, उनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को भी छीन लिया। इस प्रकार इस नाटक की कथा वस्तु है। नाटक में इतिहास सम्मत घटनाएं हैं, सत्य पर आधारित है, लेकिन कुछ कुछ कल्पना का मिश्रण भी होता है, क्योंकि कवि कल्पना पर आधारित घटनाएं लिखता ही है। कवि व लेखक का कार्य होता है कि अपनी घटना को मनोरंजक, रोचक व प्रभावशाली बनाने के लिए वह सत्य के साथ साथ कुछ कल्पना का समावेश करता है। कहा भी गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, वहां कवि की सोच पहुंच सकती है। इसलिए कवि को महान दर्जा दिया गया है। तो हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त एक महान शासक है। सम्राट समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त राजा बनने वाला है, लेकिन षड्यंत्र के द्वारा और अपने मंत्रियों के छल कपट द्वारा, राजनीतिक प्रपंच के द्वारा रामगुप्त राज सिंहासन पर बैठ जाता है और चंद्रगुप्त को राजा नहीं बनने देता। लेकिन अंत में जब रामगुप्त डरकर सकराज से संधि कर लेता है और अपनी पत्नी यानी कुलवधु ध्रुव स्वामिनी को भी संधि में सकराज को देने के लिए तैयार हो जाता है, तब चंद्रगुप्त उसका विरोध करता है और अंत में सकराज को मारकर तथा रामगुप्त को मारकर वह राज सिंहासन हासिल कर लेता है। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त एक महान सम्राट है। वह अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कुलवधु ध्रुव स्वामिनी के लिए राजनीतिक प्रपंचों का सामना करता है तथा अंत में सकराज को मारकर महारानी ध्रुव स्वामिनी को बचाकर
वंश का राज्य प्राप्त कर लेता है। चंद्रगुप्त की दूसरी प्रमुख विशेषता है सौंदर्य का उपासक। चंद्रगुप्त सौंदर्य को प्रेम करने वाला है। जब वह प्रथम दृष्टि में ध्रुव स्वामिनी को देखता है तो वह प्रथम दृष्टि में ही ध्रुव स्वामिनी को अपना दिल दे बैठता है। और जब ध्रुव स्वामिनी के पिता आर्य समुद्रगुप्त से संधि करके चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का विवाह निश्चित कर देते हैं तो वह मन ही मन उससे प्रेम करने लग जाता है। आर्य समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जब छल कपट से रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है तो वह अपने कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए कलह नहीं करना चाहता और अपनी वाग्दत्ता पत्नी को भी छोड़ देता है तथा वह रामगुप्त का कोई विरोध नहीं करता। लेकिन मन ही मन वह उसके सौंदर्य का उपासक है। वह महारानी ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है तथा ध्रुव स्वामिनी भी कुमार के सौंदर्य को, उसके स्निग्ध प्रेम भाव को पहचान कर उसे प्रेम करती है और वह दोनों अपने कुल की रक्षा के लिए, वंश की मर्यादा के लिए दोनों अपना अपना त्याग कर देते हैं, अपने प्रेम का त्याग कर देते हैं और अपनी कुल की मर्यादा को बचाने के लिए एक दूसरे के अधिकारों को छोड़ देते हैं। लेकिन अंत में जब रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को संधि में सकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है तब चंद्रगुप्त उसका विरोध करते हुए कहता है कि जिस वाग्दत्ता पत्नी को मैंने अपने वंश मर्यादा की रक्षा के लिए और अपने स्वर्गीय पिता के वचनों को छोड़ दिया था, आज वही कुलवधु इस कुल की मर्यादा जब सकराज को दी जा रही है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह अनर्थ है। और इस प्रकार वह उसके सौंदर्य का उपासक है तथा ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है और अंत में ध्रुव स्वामिनी से विवाह करता है और अपने प्रेम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त सौंदर्य का उपासक है। वह महारानी ध्रुव स्वामिनी के सौंदर्य से आकर्षित है तथा मन ही मन उसके गुणों से, उसके स्वाभिमान से और उसके सौंदर्य पर मर मिटता है। नंबर 3 है वंश मर्यादा का प्रतिपालक। चंद्रगुप्त अपने वंश की मर्यादा का पालन करने के लिए अपने अधिकारों को छोड़ देता है। रामगुप्त के अयोग्य होने के कारण जब उनके पिता समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो प्रपंच रचे जाते हैं और राज सिंहासन रामगुप्त को सौंप दिया जाता है तो वह अब गृह युद्ध नहीं करना चाहता, गृह कलह नहीं करना चाहता और राज्य की शांति के लिए, अपनी प्रजा की शांति के लिए वह अपने अधिकारों को छोड़ देता है और अपने वंश की मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी पत्नी वाग्दत्ता पत्नी ध्रुव स्वामिनी को भी छोड़ देता है। और अंत में, नाटक के अंत में जब रामगुप्त उसकी पत्नी को सकराज के पास भेजना चाहता है तो वह अपने वंश की मर्यादा के लिए ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके सकराज से युद्ध करता है तथा अंत में ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इन दिव्य गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वह वंश मर्यादा का प्रतिपालक है। वीर, साहसी व पराक्रमी युवक। चंद्रगुप्त वीर है, साहसी है तथा वह पराक्रमी है। जब रामगुप्त
सकराज से डरकर संधि की सभी शर्तें स्वीकार कर लेता है और सकराज द्वारा ध्रुव स्वामिनी की मांग करने पर ध्रुव स्वामिनी को देने के लिए संधि स्वरूप तैयार हो जाता है। तो चंद्रगुप्त उसका साहस के साथ उसका सामना ही नहीं करता, बल्कि अंत में सकराज को मारकर सकराज के राज्य को तथा अपने राज्य को प्राप्त करता है और अपने पराक्रम से वह न सिर्फ सकराज की सेना को पराजित करता है तथा रामगुप्त और अन्य षड्यंत्रकारियों का भी वध कर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाटक का जो मुख्य नायक है चंद्रगुप्त, वह वीर है, साहसी है, वह पराक्रमी है। अपने साहस के कारण, अपने पराक्रम के कारण वह बार बार आए हुए राज विद्रोह को शांत करता है। राज्य पर जब भी किसी प्रकार का कोई संकट आता है, विपरीत परिस्थितियां आती है, तो वह धैर्य के साथ उनका सामना करता है और अपने वंश की, अपने राज्य की मर्यादा के लिए वह अपनी जान को बार बार जोखिम में डालता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह एक पराक्रमी राजकुमार है, स्वाभिमानी युवक। चंद्रगुप्त एक स्वाभिमानी युवक है, राजकुमार है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह अपने सभी अधिकारों को छोड़ देता है, लेकिन अंत में जब रामगुप्त की कायरता इतनी बढ़ जाती है और वह निर्लज हो जाता है तथा अपने कुलवधु को भी, अपनी पत्नी को भी दूसरे राजा को संधि स्वरूप देने में जरा सी भी नहीं हिचकिचाता, तो चंद्रगुप्त का स्वाभिमान उसे ऐसा करने से न सिर्फ रोकता है, बल्कि वह रामगुप्त तथा शिखर स्वामी जैसे कायर लोगों को परास्त करता है और अंत में सकराज को मारकर उसके राज्य को भी प्राप्त कर लेता है। उसे बार बार आभास होता है कि मेरा जो विनम्रता है, मेरा जो धैर्य है और मेरी जो त्याग भावना है, वही बार बार मुझे आगे आकर, जो मैं बार बार पीछे हट रहा हूँ, अपने अधिकारों को छोड़ रहा हूँ, इसी कारण इस राज्य में ऐसा हो रहा है। और मेरी पत्नी, जो मेरी पत्नी थी, मैंने अपने भाई के लिए उसे छोड़ दिया था और आज किसी दूसरे परपुरुष के पास जैसे संधि स्वरूप भेजा जाता है, तो ऐसे घटनाओं के कारण उसका स्वाभिमान जागता है और अंत में वह उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, क्रांति का उद्घोषक। रामगुप्त द्वारा सकराज की संधि की शर्तें मान लेने पर और बार बार अपने राज्य को बिखरता हुआ देखकर, पतित होता हुआ देखकर, वह अंत में यह निर्णय लेता है कि अब वह समय आ गया है कि मुझे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए चाहे गृह युद्ध ही क्यों न करना पड़े, इसलिए वह क्रांति का उद्घोष करता है। और क्रांति के द्वारा जो सभी उसके मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राजा रामगुप्त तथा सकराज सब उसके विरुद्ध हो जाते हैं, तो वह अकेला ही उन सब से लड़ता हुआ, विरोध करता हुआ, संघर्ष करता हुआ अपने राज्य को प्राप्त कर लेता है, अपनी वाग्दत्ता पत्नी ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त कर लेता है और अंत में अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। अपने राज्य की मर्यादा की रक्षा के लिए वह क्रांति करने के लिए तत्पर रहता है। हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त न सिर्फ धैर्यशाली है, धैर्यवान है, बल्कि वह स्वाभिमानी भी है और जब समय आता है तो उसका स्वाभिमान उसे क्रांति करने के लिए भी प्रेरित करता है। अपने अधिकारों को बार बार छोड़कर भी वह उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अंत में क्रांति का रूप लेकर उन सब का विरोध करता है तथा अंत में राजगद्दी को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त न स्वाभिमानी है, बल्कि नारी सम्मान का रक्षक भी है, नारी सम्मान का रक्षक। जब रामगुप्त द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जाने पर ध्रुव स्वामिनी उसे अपने प्रेम की गुहार लाती है और उसे निवेदन करती है कि मैं कोई पशु नहीं हूँ, जिसे पशु के समान दूसरे परपुरुष के पास भेज दिया जा रहा है। तो उस समय
रामगुप्त उसे कहता है कि तुम मुझे उपहार में मिली हुई वस्तु हो और मैं तुझे दूसरे व्यक्ति के पास उपहार स्वरूप भेज रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार अपना अपमान जानकर ध्रुव स्वामिनी जब आत्महत्या करना चाहती है तो उस समय चंद्रगुप्त आकर ध्रुव स्वामिनी को न सिर्फ आत्महत्या के लिए रोकता है बल्कि उसे समझाता है कि यह जीवन मनुष्य की स्वयं की संपत्ति नहीं है। मानव का जीवन अपनी संपत्ति नहीं है, यह विश्व की संपत्ति है और हमें दूसरे व्यक्तियों के कहने पर अपने जीवन को समाप्त नहीं कर लेना चाहिए। हमें अपने जीवन की स्वयं रक्षा करनी चाहिए और इसलिए वह ध्रुव स्वामिनी को समझाता है तथा ध्रुव स्वामिनी के मान सम्मान की रक्षा के लिए वह सकराज के पास ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके चला जाता है और अंत में सकराज की हत्या करके तथा रामगुप्त को मारकर ध्रुव स्वामिनी के मान सम्मान की रक्षा करता है। और न सिर्फ वह ध्रुव स्वामिनी के मान सम्मान की रक्षा करता है बल्कि सकराज की प्रेमिका जब सकराज का शव लेने के लिए आती है कोमा, तब वह उसका भी मान सम्मान करता है और उसकी भावनाओं का आदर करते हुए सकराज का शव उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक चंद्रगुप्त सर्वगुणों से संपन्न है। वह एक राजा में, एक कथानायक में जो गुण होने चाहिए वह सभी गुण चंद्रगुप्त में है। हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त एक महान राजा बनने के सभी गुणों में राष्ट्राभिमानी युवक, राष्ट्र अभिमानी युवक, चंद्रगुप्त एक राष्ट्र अभिमानी युवक है। अपने राष्ट्र के अभिमान के लिए, अपने राष्ट्र के गौरव के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वह अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। अपने पिता द्वारा दिए गए अपने राज्य अधिकार को छोड़ देता है। अपने भाई से गृह युद्ध नहीं करना चाहता, कलह नहीं करना चाहता और अपने बड़े भाई रामगुप्त का मान सम्मान करते हुए अपने अधिकारों को छोड़ देता है। उसके ध्रुव स्वामिनी के साथ विवाह करने पर भी वह उसका कोई विरोध नहीं करता और अपने राष्ट्र की मान सम्मान की रक्षा के लिए वह बार बार आगे आता है और अपने राष्ट्र के गौरव को बचाने के लिए वह अंत में सकराज से युद्ध करता है तथा अंत में सकराज को पराजित करके उसके राज्य को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त एक स्वाभिमानी राजा है। कर्तव्यनिष्ठ, चंद्रगुप्त का एक महत्वपूर्ण गुण है कर्तव्य निष्ठा। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वह मर जाने पर, मिट जाने के लिए भी तत्पर रहता है। जब ध्रुव स्वामिनी को संधि स्वरूप भेजा जाता है तो अपना कर्तव्य जानकर, नारी सम्मान की रक्षा का कर्तव्य जानकर तथा अपने वंश व मर्यादा की रक्षा को जानकर वह कहता है कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे स्वर्गीय पिता की आत्मा मुझे धिक्कारेगी। इसलिए वह अपने कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। जब सब लोग उसके विरुद्ध होते हैं, उसे लोह श्रृंखलाओं में जड़ लिया जाता है, बांध लिया जाता है, रामगुप्त, शिखर स्वामी आदि उसका विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं और उसे मारने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, तब भी वह अपने कर्तव्य को नहीं भूलता और उन्हें कायर, निर्लज, मध्यप कहकर पुकारता है और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए बार बार उनको प्रताड़ित करता है और अंत में अपने कर्तव्य को प्राप्त कर लेता है। समुद्रगुप्त जो है एक महान सम्राट है, नारी सम्मान का रक्षक है और शील और विनम्रता युक्त पात्र है। चंद्रगुप्त के अंदर वे सभी गुण हैं जो एक महान राजा के अंदर होने चाहिए। वह धैर्यवान है, शील स्वभाव वाला है, नारी का रक्षक है, वंश मर्यादा का प्रतिपालक है, अपने गौरव के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए त्याग व बलिदान देने वाला युवक है, विनम्रता युक्त पूर्वक अपने अधिकारों को छोड़ देता है,
अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वह अपना जीवन बलिदान करने के लिए भी पीछे नहीं हटता। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त में वे सभी महान व दिव्य गुण हैं जो एक कथानक में होने आवश्यक है। इसलिए चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य नायक माना जा सकता है, क्योंकि मुख्य नायक वही होता है जो सर्वगुण संपन्न होता है, अपने वंश की मर्यादा का प्रतिपालक होता है और अपने अधिकारों व कर्तव्यों को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन तक बलिदान देने के लिए तत्पर हो जाता है। और अंत में हम यही कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त एक महान सम्राट है जिसने अपने राज्य के स्वाभिमान को बचाने के लिए देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और वह अपने देश से प्रेम करता है, नारी सम्मान का रक्षक है, सौंदर्य का उपासक है और वंश मर्यादा का प्रतिपालक है। उसमें सभी दिव्य गुण हैं और इस प्रकार चंद्रगुप्त सच्चे अर्थों में एक महान नायक बनने के, एक राजा बनने के, एक शासक बनने के योग्य हैं। और अंत में चंद्रगुप्त द्वारा जो कर्तव्य निभाया जाता है, ध्रुव स्वामिनी के साथ जो विवाह किया जाता है और राजगद्दी को प्राप्त कर लिया जाता है, यह सभी उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और वह एक महान राजा बनता है। धन्यवाद।